नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की किला तोड़ एंट्री की। वैसे तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 243 में से 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 224 सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। उन्हें केवल 3.34% वोट ही मिले थे। हालांकि इस चुनाव में प्रशांत किशोर स्वयं उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने लड़ा और शानदार जीत भी हासिल की। प्रशांत किशोर की जीत बताती है कि विकल्प की तलाश कर रही बिहार की जनता ने प्रयोग के तौर पर उन्हें चुनकर बिहार की मठाधीश पार्टियों को बदलाव का संदेश देने की कोशिश की है। पीके की यह जीत केवल बीजेपी की हार नहीं, बल्कि यह बिहार के विपक्ष के स्पेस में एक बड़ी सेंधमारी भी है। 243 विधायकों वाले बिहार विधानसभा में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के अकेले विधायक जरूर होंगे, लेकिन अपनी आक्रामक शैली और रिसर्च आधारित आलोचना के जरिए वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को निशाने पर रखते रहेंगे। उनका पहला शिकार भले ही बांकीपुर में बीजेपी हुई हो, लेकिन उनका अगला और बड़ा राजनीतिक निशाना आरजेडी ही होगी। बीजेपी अपनी हार पर चिंतन कर रही है, लेकिन आरजेडी चिंता कर रही है। आरजेडी को भले ही सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं होता दिख रहा हो, लेकिन भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान के संकेत सभी को साफ दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर से कड़ा मुकाबला झेलना होगा। पीके के दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो सत्ता और विपक्ष दोनों को विधानसभा में घेरेंगे। वे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तो हमला बोलेंगे ही, साथ ही तेजस्वी यादव और लालू यादव को भी आड़े हाथ लेते रहेंगे। आरजेडी खेमे में भी इस बात को लेकर चर्चा तेज है। संख्या के हिसाब से पीके की जीत भले ही छोटी हो, लेकिन राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव के लिहाज से यह जीत बहुत ही बड़ी है। बीजेपी की हार के जो कारण हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। उनमें उम्मीदवार का कमजोर होना, बीजेपी का अति आत्मविश्वास से कि कुत्ते बिल्ले को भी टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा, नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में जेडीयू की उदासीनता, भरत तिवारी का एनकाउंटर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर का लगातार हमला और छात्रों का उग्र आंदोलन, ये सब शामिल है जो सबको दिखाई दे रहा है। ये सारे फैक्टर हर चुनाव में नहीं रहेंगे, लेकिन युवाओं ने बदलाव के लिए पीके को वोट दिया है, जो हो सकता है आगे वाले चुनाव में देते रहे। जबकि बीजेपी के परंपरागत वोटरों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। बीजेपी के जो कार्यकर्ता नितिन नवीन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, पसीने बहा रहे थे, उन्होंने नीरज कुमार के लिए वैसा पसीना या वैसा मेहनत नहीं किया और अपने ऊपर लगे टेकन फॉर ग्रांटेड के टैग को नोच कर फेंक दिया। क्योंकि आमतौर पर कहा जाता था कि बांकीपुर तो बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे बीजेपी जीत जाएगी, और यहाँ के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो बीजेपी को ही वोट करते हैं। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत किसी सुरक्षित सीट से करता है और जातीय समीकरणों का ध्यान भी रखता है। इस लिहाज से प्रशांत किशोर का बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने का फैसला क्रांतिकारी था। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ था, यानी उनका सुरक्षित किला माना जाता था। 1995 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। ऐसी सीट से चुनावी राजनीति में एंट्री करने का फैसला बताता है कि प्रशांत किशोर अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त थे। प्रशांत किशोर ने जब उपचुनाव लड़ने का फैसला किया, उस समय जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन अपने शबाब पर था। जंतर मंतर के समर्थन में पटना में भी बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पे थे। आंदोलनरत बिहार के छात्रों के वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहे थे। इस आंदोलन का केंद्र भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र ही था और 1974 के बाद से शायद पहली बार था ऐसा कि आंदोलनकारी छात्र राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच गए थे। नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर पटना में जो आंदोलन चल रहा था, उसका केंद्र भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र ही था। राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। वैसे तो राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि उपचुनाव से मिली जीत या हार का सत्तारूढ़ दल पर कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन इतिहास में दोनों ही तरह के उदाहरण हैं और विश्लेषक अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे और केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री। दोनों सांसद थे और नई जिम्मेदारी संभालने के बाद उनकी सीटों पर उपचुनाव हुए। बीजेपी को हार मिली इस उपचुनाव में। बावजूद इसके बीजेपी ने बाद में लोकसभा और विधानसभा दोनों में
चुनाव में अपनी सरकारें दोहराई। वहीं 1988 के उपचुनाव में बीपी सिंह ने कांग्रेस के दिग्गज सुनील शास्त्री को हराया, लोकसभा पहुंचे और फिर बोफोर्स मामले को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। तो दोनों तरीके के उदाहरण जो है हमारे इतिहास में देखने को मिलता है। आज अपने कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बिहार की राजनीति आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि क्या बिहार की राजनीति ने देश की राजनीति में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। क्या बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर करेगा। क्या प्रशांत किशोर बिहार में विपक्ष की प्रमुख जगह हासिल कर पाएंगे। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उस मेहमानों से भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन इस जीत के बाद प्रशांत किशोर की जो प्रतिक्रिया आई है वो प्रतिक्रिया सुनते हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया था, वो ट्वीट भी आपको हम दिखाते हैं। हालांकि कल आप देख चुके होंगे क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसे देखा है और इस जीत का, इस रिजल्ट का बहुत लोगों को इंतजार था, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं प्रशांत किशोर ने जीत के बाद क्या कहा। कि उनकी उम्मीद, इस बार बांकीपुर की जनता ने हमें जिताया है और इसलिए जिताया है कि उनकी उम्मीद है, ये विश्वास है कि हम अपनी क्षमता अनुसार उनके हक की आवाज उठाएंगे, उनके साथ कुछ गलत न हो, वो हर संभव प्रयास करेंगे। आप भले ही बांकीपुर से चुनाव जीते हैं, लेकिन आप बात बिहार की करते हैं। बिहार की जनता को आपसे उम्मीद है, जी अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है। पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को, भाजपा को बहुमत मिला है, तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ संजय कुमार ठाकुर हैं, जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा हमने केवल किसी पार्टी से नहीं रखा, हमने 3 चुनाव विश्लेषक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको रखा। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, पीयूष मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, और आशीष कुमार श्रीवास्तव जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। तीनों की नज़र, तीनों के विश्लेषण से मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहता हूं कि बहुत ही बैलेंस एनालिसिस इन लोगों का होता है। इसलिए मैंने तीनों आज जो एनालिस्ट हैं उनको बुलाया। संजय कुमार ठाकुर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत में आशीष जी से करना चाहूँगा। आशीष जी, इस चुनाव को आप भी काफ़ी करीब से देख रहे थे जैसा मुझे पता चला, और सबकी नज़र थी। आप ही क्या, मुझे लगता है कि जितने भी लोग राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, राजनीति को जानना समझना चाहते हैं, बांकीपुर के रिजल्ट पे 3 उपचुनाव थे, लेकिन सबकी नज़र जो है वो बांकीपुर पे थी, क्योंकि वहाँ से प्रशांत किशोर लड़ रहे थे और वो सीट जो है नितिन नवीन ने खाली किया था। मुकाबला कड़ा था और लोगों को लग रहा था, हालांकि जो पहले जो सर्वे हुए थे उस सर्वे में बताया गया था कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं ना, उसी तरीके से रिजल्ट भी आए। इस रिजल्ट के बाद आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी की हार है या प्रशांत किशोर की जीत है, या इससे आरजेडी को जो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, हारती हुई तो बीजेपी दिखी है लेकिन नुकसान जो है आरजेडी को होता दिख रहा है। आप इस रिजल्ट को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि सभी उपचुनावों की तरह इस उपचुनाव में भी किसी बहुत बड़े जो है रुझान की या रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रशांत किशोर की जो इमेज थी वो एक पढ़े लिखे हुए इंसान की थी। वो लगातार युवा और मध्यम वर्ग के बीच में अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे थे। जब से जन सुराज पार्टी बनी है तभी से उनका जो लगातार चुनाव अभियान या चुनावी रणनीति रही है वो उस मध्यम वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग और युवा वर्ग को लेकर के टारगेट कर रहे थे। और जो बांकीपुर का सीट रहा है वो ज्यादातर इसी तरह के वर्ग का रहा है। दूसरी चीज, मतलब कि जो थोड़ा सा इसमें लोगों को देखना चाहिए, अंडरलाइन पढ़ना चाहिए कि मुझ जैसे कुछ राजनीतिक समीक्षक इस बात को जरूर मानेंगे कि उपचुनाव ज्यादातर जो होते हैं उसमें जो शासक दल होता है वो अपनी मशीनरी का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करता है। जब प्रशांत किशोर का भी पूरा चुनावी अभियान चल रहा था तो उस अभियान के दौरान खुद प्रशांत किशोर ने भी इस बात का आरोप लगाया कि वहां का जो पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला है, खासतौर से पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरह से जो है
बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं, जो बात आपने शुरू में बोली है कि अति आत्मविश्वास में, अति उत्साह में चले गए। रविशंकर प्रसाद जी का वो भी कमेंट हम लोग को याद रखना चाहिए कि जब उन्होंने कहा था कि हमारे इस क्षेत्र से तो हम कुत्ता बिल्ली भी लड़ा दें तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। शायद इसी को लेकर के उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट दिया था कि जो बहुत अधिक जो है वहां पर नामचीन नहीं था। पर पता नहीं क्यों मुझे मतलब ऐसा लगता है, बाकी और राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी बात करेंगे, कि मुझे ये लग रहा था कि शायद बीजेपी इसमें ये चाह रही थी कि प्रशांत किशोर जीत करके आवे, और जो आपका अभी आकलन भी था कि आरजेडी या जो गठबंधन, आरजेडी गठबंधन, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़े। वो हम लोग देखते हैं कि एक पैरेलल लाइन जो है खड़ी करने की लगातार कोशिश हो रही है। तो उन्होंने इस तरह से जो है अपनी सेटिंग की है, वरना हालांकि इसको काउंटर करते हुए ये तर्क भी दिया जा सकता है कि पूरा जो है प्रशासनिक अमला जो है वो बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसको जो है जिताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कई बार ये होता है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो बिल्कुल। मुझे मतलब मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि इसमें भी अंदर खाने में बीजेपी की ही जीत हुई है। मेरे लिए जो ज्यादा इंटरेस्टिंग केस रहा, जिससे कि कुछ राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो बांकीपुर की सीट के बजाय जो दतिया का इलेक्शन हुआ था। दतिया का इलेक्शन एक राजनीतिक विश्लेषक के लिए या राजनीति में जो है समझ रखने वाले लोगों के लिए उससे कहीं ज्यादा गहरे मायने रखते थे। जिस तरह पर वहां पर चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है उसके जो है वोट परसेंटेज थे, कि जितना जो है वो अंतर से हारे हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। वो शायद हमें जो है एक आकलन करने का मौका दे। एक बात मैं और कहूंगा कि चाहे दतिया का इलेक्शन रहा हो, चाहे ये पीके जी का रहा हो, दोनों ही जगहों पर बीजेपी को कहीं न कहीं अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ा है। और अगर पिछले कुछ समय से देखें तो अब बीजेपी में विरोध के वो स्वर सुनाई देने लगे हैं, जो कि पहले कभी जो है बीजेपी में नहीं सुनाई देते थे। तो क्या मतलब ये अंडरलाइन अब पढ़ना शुरू कर देना चाहिए कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो धीरे धीरे अब कहीं कमजोर पड़ रहा है। हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा ऐसा कहना, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज अब तो है इस पर कि विचार टेकन फॉर करना ग्रांटेड जो आप ले रहे थे वोटरों को, कार्यकर्ताओं को, वो उसने दिखा दिया कि नहीं, वैसा नहीं है। अगर उस तरीके से आप ट्रीट करोगे तो हम उस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ये चीज़ तो इस चुनाव में दिखा, क्योंकि कार्यकर्ता भी वहाँ एक्टिव नहीं थे। मैं तो खुद उसी कंस्टिट्यूंसी से हूँ, तो ना वहाँ कार्यकर्ता उतने एक्टिव थे और ना ही वहाँ पर लोगों में उत्साह था। वोट डालने के प्रति लोगों में भी उत्साह नहीं था। हमारे साथ संजय कुमार ठाकुर भी जुड़ गए हैं। एक बार अगर आपको आवाज़ मिल रही है संजय ठाकुर जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? जी मिल रही। जी संजय जी, इस जीत से सबसे पहले तो बधाई आपको, आपकी एंट्री हो गई है आपकी पार्टी की। तो प्रशांत किशोर जो पूरी पार्टी के लिए नहीं कर पाए, एक भी सीट नहीं जितवा पाए थे, तो पूरी पार्टी ने मिल करके उनको तो जितवा दिया। ये बात तो लगा कि सब पूरी पार्टी लगी हुई थी उनको जितवाने में। इस जीत के मायने कह रहे हैं कि ये जीत छोटी जरूर है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। किस तरीके से प्रशांत किशोर ने तो अपनी बात पब्लिक में कही है, एज ए प्रवक्ता मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या जिस तरीके से कह रहे हैं कि नहीं, ये जैसा कि अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि ये बीजेपी ने जानबूझ करके उनको एक जगह दे दी थी जो प्रशांत किशोर की एंट्री हो जाए? नहीं, ये गलत विश्लेषण है। मैं इस विश्लेषण पर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। जी। सच यह है कि सम्राट, देखिए, नीतीश कुमार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को चेहरा बना करके वोट लिया। काज 2025 अब फिर से 30 तक नीतीश, ये नारा दिया। संजय जी, अपना फ्रेम तो सही कर लीजिए। आप पीके की पार्टी से, पीके तो काफी इस मामले में, टेक्निकल मामले में काफी साउंड है। आपको अपना फ्रेम सेट करने में दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत हो रही थी, चूंकि आवास में हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ, इसलिए सिस्टम में नहीं हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को, एक अपराधी व्यक्ति को जिसकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है और जो 6-6, 7-7 हत्या का अभियुक्त है, जो जेल यातना कर चुका है, ऐसे भ्रष्टाचारी को, हत्यारी को मुख्यमंत्री बना दिया भाजपा ने। इसका खामियाजा बांकीपुर में भुगतना पड़ा है। हम तो चुनाव ही लड़ रहे थे सम्राट चौधरी के खिलाफ, ये मैंडेट भी मिला है
सम्राट चौधरी के खिलाफ। दूसरी बात कि बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर जी की उस सोच पर मुहर लगाई है जिस पर उन्होंने कहा, बार बार कहा, गांव की पद यात्राओं में कहा कि जात पात धर्म मजहब की राजनीति से जब तक आप समाज ऊपर नहीं उठेगा तब तक बिहार का विकास नहीं संभव है, तब तक बिहार में परिवर्तन संभव नहीं है, तब तक बिहार से पलायन रुकने की बात नहीं हो सकती। संजय जी, यही बात तो 6 महीने पहले भी बोल रहे थे। वो 224 जगहों पे जमानत जब्त हो गई आपकी पार्टी की, अब अभी जीत गए तो आप, अरे भाई उस तो चुनाव इस मामले पे तो इस जो बात आप कह रहे हैं वो बात, उसमें तो वोट नहीं पड़ा है। आप सम्राट चौधरी वाली बात लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जात पात और धर्म वाली जो बात आप कर रहे हैं ये कहने की बात है केवल। इस पे अगर वोट डिसाइड होता तो पिछले चुनाव में 1 सीट तो जीत ही जाते आप। आपका तो 224 में जमानत जब्त हो गया आपका वहां पर। ठीक है, उसका जवाब ले लीजिए। हाँ, पिछले चुनाव में जो 224 सीट पर हमारी जमानत जब्त हुई, हमने उस मैंडेट को स्वीकार किया। चूंकि जनता को हम अपनी बात पूरी तरह समझाने में सफल नहीं रहे, और इस चुनाव को उस चुनाव से तुलनात्मक समीक्षा करना कतई मुनासिब नहीं है, इसलिए कि वो चुनाव तो बीत गया, उसमें कई फैक्टर काम आए। वही बात, बीते हुए चुनाव से तो लोग तो कंपेयर करेंगे ही ना। ठीक है, चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी, पूरी बात होने दीजिए जी। उस चुनाव में 10,000 रुपया महिलाओं को दिए गए, उसमें रिश्वत बांटे गए, जात पात धर्म मजहब की बात हुई। पैसे तो आपने भी बांटे थे, पैसे तो आपकी पार्टी ने भी बांटे, प्रशांत किशोर ने भी तो पैसे बांटे थे, ऐसा थोड़ी पैसा नहीं दिया था। आपके सारे कार्यकर्ता पेड थे, आपका तो कोई कार्यकर्ता ही नहीं था, सारे पेड कार्यकर्ता थे आपके। हमने किसी को पैसा नहीं बांटा है, कोई पेड कार्यकर्ता हमारे पास नहीं है। ये विरोधियों का दुष्प्रचार है, इसके फेरे में आप मत रहिए। आप ईमानदारी से किसी फेरे में नहीं रहता, मैं तो बधाई देता हूँ, ये बहुत बड़ी जीत मैं मानता हूँ, लेकिन आप उसकी व्याख्या जिस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, मैं पीयूष जी के पास एक बार जाना चाहूंगा, लेकिन मेरी बात पूरी होने दिया जाए। आपने बात पूरी कर ली सर, दोबारा आऊंगा, और भी लोग बैठे हुए हैं, मैं दोबारा आ जाऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। आप ठाकुर जी क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? अभी एक ही जीत मिली है आपको, थोड़ा पेशेंस रखिए, आ जाएंगे आपके पास, पेशेंस रखिए, मैं आ रहा हूँ। पीयूष जी हमारे साथ हैं। पीयूष जी, आप किस तरीके से देखते हैं? संजय जी कह रहे हैं कि नहीं, ये जो संदेश दिया था उस संदेश की जीत है। आपसे पूछता हूं, क्या यह सही में सम्राट चौधरी के खिलाफ जो एग्रेसिव उनका प्रचार था वो एक फैक्टर है, या जंतर मंतर पे जो आंदोलन चला था वो पटना में उसका बहुत बड़ा असर था, और पटना में भी वो आंदोलन चला था और उसी कंस्टिट्यूंसी में चला था, तो क्या ये उसका असर है, या युवा सही में बदल रहे हैं, युवाओं ने बदलाव की ठान रखी है, और जो प्रेजेंट जो नेतृत्व है चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, उसके खिलाफ युवा अब फिर से सोचने लगे? मुकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मिक्स्ड रिएक्शन है, ये जो रिजल्ट आया है, और इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में एनालाइज नहीं कर सकते। इसका एक ग्रे एरिया रहेगा जिसपे हमको शायद थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। ये अभी जो रिसेंट ये इलेक्शन की टाइमिंग यदि आप देखें तो जनवरी 2026 में, जैसा आपने ही जिक्र किया, जो यूजीसी रिलेटेड जो था, अब यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 3.5 लाख, 4.25 लाख जो वोटर्स हैं, उसमें मैक्सिमम जो है वो आपके सवर्ण जाति से शायद आते हैं। तो उनमें यदि ऐसे वोटर्स यदि हैं, तो उन लोग का जो सीधे SC ST रिजर्वेशन बढ़ाने की जो बात यूजीसी वाले आंदोलन के तहत हुई, उसके इम्पैक्ट उनको हुआ था। और वो आंदोलन जब डिसिपेट होने ही लगा था तो उसमें कहीं ना कहीं फिर से बल ये जुलाई वाले ये जो CJP का जो प्रोटेस्ट था उसका एक एपिसेंटर जो है पटना में बन गया। वो एक आंदोलन कहीं ना कहीं उसको आगे ले गया, और सेंटिमेंट्स को वहां पे एक मेंटेन करने की उस आंदोलन के माध्यम से एक झलक दिखी। साथ ही साथ यहाँ का जो वोटर बेस है वो 30% एक युवा वोटर बेस है, तो स्वाभाविक तौर पे वो एक जो स्वे आया है, वो एक स्विंग आया है, उसको भी परिलक्षित करता है।
साथ में एक जो पॉलिटिकल एरोगेंस है जो कहीं ना कहीं बीजेपी का, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा छलका कि जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो कि 5 टाइम्स का खुद एमएलए रहा है, उनके पहले भी 4 टाइम्स उनके फादर एमएलए रहे, तो लगभग 9 बार 31 साल तक एक ही परिवार से और एक ही पार्टी वहां पे एमएलए रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके तहत मुझे ये बांकीपुर को ये महसूस हुआ कि एक नए लड़के को, जो कि शायद एक मंडल अध्यक्ष था, वो भी एक सेकंड ऑल्टरनेटिव के तौर पे, पहले जिनको टिकट दी गई उसके खिलाफ जो प्रशांत किशोर ने आरोप फॉर्डर स्कैम में उनके पिताजी के शामिल होने का लगाया, उसके बाद चेंज किया गया, जो रीजन दिया गया वो फैमिली रीजन बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पे बैकफुट पे दिखी। और जब चेंज करके जिस कैंडिडेट को लाया गया वो एक मंडल अध्यक्ष लड़का है, जो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के तौर पे देखें तो उसके सामने प्रशांत किशोर एक बहुत हैवीवेट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के तौर पे आते हैं, जिनका ना सिर्फ बिहार में बल्कि नेशन वाइड एक ऑरा है। जी। और कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑरा है जिससे एक अर्बन अपर कास्ट, मिडिल क्लास और यूथ पूरी तरीके से कनेक्ट होता है। इस कारण से ये वोट जो है एक मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एक लोअर वोटर टर्नआउट था, क्योंकि जो 7% का लो वोट टर्नआउट हुआ पिछले विधानसभा की तुलना में, वो लगभग 26-27 हजार वोट बस होता है। तो एक डिसाइसिव मैंडेट प्रशांत किशोर की पर्सनैलिटी को मिला है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी इससे, क्योंकि बीजेपी की एक बहुत बड़ी ताकत है कि वो कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी करते हैं और बहुत सीरियसली करते हैं, बीजेपी उस दिशा में तो लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत मैसेज आरजेडी और कांग्रेस को भी मिलता है, क्योंकि आरजेडी के जो तेजस्वी यादव थे ये पूरे पोल के दौरान लंदन में थे, तो क्या वो समय से पहले ही वो मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले वो हार मान चुके थे क्या? इस पे एक बात होनी चाहिए। और साथ में कांग्रेस जो है, और कांग्रेस तो अपने आप में पता नहीं किस किस्म का चिंतन करेगी, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन बीजेपी को कोर्स करेक्शन करने की, पॉलिटिकल ह्यूमिलिटी लाने की आवश्यकता है। और एक लगातार जिस तरीके से वो सीएम को टारगेट कर रहे थे, नए सीएम को, विधानसभा में भले प्रशांत किशोर की एक अकेली सीट रहेगी, लेकिन साउंड डेसिबल के माध्यम से वो, मुझे लगता है कि एक भारी आवाज होंगे, चाहे वो सम्राट चौधरी के अगेंस्ट हो या तेजस्वी यादव के। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ में, आखिरी में सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाता हूं, क्योंकि सबको सुनने के बाद सुरेंद्र स्वामी जी का थोड़ा सा अलग नजरिया होता है, और हमारे दर्शक जो हमारे पास जितने फोन आते हैं सुरेंद्र स्वामी जी, उसमें से बहुत सारे दर्शक आपके बारे में और आपके एनालिसिस से बहुत अपने आप को एग्री करते हैं, और मुझे बताते हैं कि नहीं, सुरेंद्र स्वामी जी का जो हम सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैं इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। और एक चीज़ जो कह रहे हैं कि क्या ये प्रशांत किशोर का कैलकुलेटिव मूव था, क्योंकि वो तो एनालाइज करते हैं जिस तरीके से आप लोग करते हैं, वो तो बहुत ही उनके पास डेटा भी होता है। उनको क्या लगा कि पिछले चुनाव में 6 महीने पहले जो उनकी पार्टी की दुर्गति हुई थी, 6 महीने के बाद उन्होंने एक हिम्मत दिखाई कि वैसी सीट से चुनाव लड़ना जहाँ जो बीजेपी का किला है, जहाँ पर बीजेपी कभी हारी नहीं है 8 बार से, वो सीट को चुनना, क्या ये उनका कैलकुलेटिव मूव था? क्या उनको लग रहा था कि जंतर मंतर पर जो एपी सेंटर बन रहा है पटना, उसका उन्हें फ़ायदा मिलेगा? जो भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ था, जिस तरीके से यूजीसी को लेकर के चीज़ें, ये सारी चीज़ें वो क्या कैलकुलेट करके आए थे, और बिल्कुल उनका निशाना सटीक बैठा और वो निकल गए यहाँ चुनाव से। आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं इसको? अब मुकेश जी, मैं तो बिल्कुल ही टेंजेंट जाता हूँ, आपको मालूम जी। और बैलेंसिंग एक्ट करना, और मिश्रा जी की तरह थोड़ा मतलब धीरे धीरे से बोलने वाला मेरा है नहीं। मैं तो स्पष्ट जो मेरा एनालिसिस है बिल्कुल वो मैं करता रहा हूँ, और आपके साथ बहुत प्रोग्राम किए हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा के चुनाव से लेकर बिल्कुल और तमिलनाडु के चुनाव तक मेरा कोई भी प्रेडिक्शन अभी तक फेल नहीं हुआ। यहाँ तक कि सीटें भी आसपास ही रहे, और बहुत जगह तो एग्जैक्टली आपने बता दिया। जी। तो मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने प्यादों को वजीर बनाने के चक्कर में, अपने हाथी घोड़े ऊंट पिटवाने के लिए पूरी बिसात बिछाई, क्योंकि राजनीति भी एक शतरंज का खेल है, और उसमें वो उलझ गए और वो फंस गए और उनका चेकमेट हो गया। बस इससे ज्यादा इसका कुछ है नहीं। ये जो चुनाव का परिणाम है, ये एक ही बात को इंगित कर रहा है कि आपने जो करना चाहते थे, जिस तरह की राजनीतिक चालें आपने चलने की कोशिश की, उन चालों में आप खुद उलझ गए और उसका परिणाम आपके सामने है। मैं ये नहीं मानता हूं कि इससे जन स्वराज पार्टी को कोई बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है आने वाले चुनाव में।
लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि अब आरजेडी कमजोर पड़ेगी। वो पिछले चुनाव में ही कमजोर पड़ गई थी, तभी उसकी इतनी कम सीटें आई, क्योंकि तब भी हमने यही बात कही थी कि इस समय हिंदू समाज में एकजुट होकर, जाति से ऊपर उठकर, अपने सनातन की रक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, अपनी विरासत के लिए, और जो एक उमंग है, वो उमंग सारे चुनावों को अपने में बहाकर ले जाएगी। और उसी के बाद जितने भी हुए सब आपने देखे हैं, बिहार से शुरू हुए उस ढंग के चुनाव, तो उसमें जो हिंदू वोट बैंक, भले ही वो यादव हो, आरजेडी का वो पहले ही छटक गया था। उनको ये मालूम था कि अब जो परिवार की स्थिति है, आपसी झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, और उसमें अब कोई दम है नहीं, तो वो पहले ही छिटक चुके थे। तो इसलिए कोई आरजेडी को उस कम सीट मिलना या इस तरह की होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जन स्वराज पार्टी अब आरजेडी के बराबर आके खड़ी हो जाएगी। जैसे पहले जेडीयू और आरजेडी और भाजपा होती थी, तो उसी तरह से अब भाजपा, जन स्वराज और आरजेडी हो जाएंगी, क्योंकि जेडीयू तो अभी इसी में है, तो वो बराबर की टक्कर में आएगी। लेकिन उसकी वजह से कोई आमूल चूल चुनाव में वहां आने वाले दिनों में कोई परिवर्तन, आज की तारीख में हम कह रहे हैं, आज जो स्थिति है, देखिए क्या होता है कि इस बात को स्पष्ट रूप से कहने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है कि जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता जा रहा था, और उसमें जिस तरह की विकृतियां पैदा हो रही थी, और जिस तरह का सनातन धर्म में जातीय विद्वेष का जहर घोलने की कोशिश और भेदभाव की कोशिश की जा रही थी, 19 से ही की जा रही थी, लोग बर्दाश्त कर रहे थे, वो धीरे धीरे 2026 में उस हालात में पहुंच गई कि लोगों को ये लगने लगा कि अब बहुत हो गया। एक तरफ तो हिंदू समाज एकजुट होके वोट डाल रहा है, जाति से ऊपर उठकर वोट डाल रहा है, आपको बिहार में 200 से ज्यादा सीट दे रहा है, आपको बंगाल में 200 से ज्यादा सीट दे रहा है, आसाम की तीसरी टर्म में लगातार वो आपको वहां पे 3/4 बहुमत दे रहा है, और डीएमके जैसी पार्टी जिसको सब विश्लेषक कहते थे ये तो हार ही नहीं सकती, वो सनातन के खिलाफ बोलने वाली पार्टी को भी 50 सीट पे लाके हरा सकता है। उस समाज में आपने एक प्रयास किया कि अब इनको हम बांट दे जातियों के नाम, और बांटे भी ऐसा कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ लठ बजाने लग जाएं। तो वो जो हालात पैदा किए भाजपा ने और उसको एड्रेस नहीं किया, तो उसका ये पूरा एक क्लियर मैसेज है कि आपका वोट बैंक क्या है। भारतीय जनता पार्टी का सबको पता है कि सवर्ण समाज वोट बैंक है, जो 80 से 85% उनको वोट देता है या नहीं? बिल्कुल। तो अगर आप उस वोट बैंक को उस स्थिति में ले आए जहां बच्चे और पेरेंट्स इस हद तक पहुंच जाएं कि उन्हें ये लगना लगे कि भाई बच्चे भी कॉलेज भेजे भी कि नहीं भेजें, नई यूजीसी रेगुलेशन के बाद क्या होगा बच्चों का, और फिर जो आरक्षण में जो विकृतियां आई, जो SC/ST एक्ट को जो इन्होंने 19 के बाद और जिस तरह से इसको उन्होंने तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुरेंद्र स्वामी जी। तो क्या आपको ये लगता है जो फॉरवर्ड सेक्शन बीजेपी को वोट करता था वो प्रशांत किशोर के साथ जाता दिख रहा है आपको? क्योंकि नहीं जाता दिख नहीं रहा है इसी चुनाव में। क्या देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, प्रशांत कुमार पांडे कौन है? प्रशांत कुमार पांडे हैं, बिल्कुल, आप पूरा नाम बोलिए उनका। क्यों जी मिश्रा जी? वो प्रशांत कुमार पांडे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री है कुशवाहा, वो अपराधी है। इसी चुनाव के दौरान में आप एक भूमिहार ब्राह्मण MLC का इस्तीफा लेते हैं और उसकी जगह कुशवाहा को मंत्री बना देते हैं। तो वो सिंबॉलिक होता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो बोलती हैं, मैसेज कुछ होता है, बोलना कुछ होता है। जब उन्होंने कुशवाहा का नाम लिया है, उन्होंने विजय सिन्हा पे अटैक नहीं किया, बिल्कुल, उन्होंने कुशवाहा को लेकर के आगे रखा ताकि सवर्ण समाज को ये मैसेज जाए। और चूंकि वो कंस्टिट्यूएंसी सवर्ण समाज के प्रभुत्व वाली कंस्टिट्यूएंसी है, बिल्कुल, यही मैं इसीलिए कह रहा था कि सुरेंद्र स्वामी जी की ये कैलकुलेटिव मूव था। उन्होंने पूरा आकलन कर लिया था कि यहाँ कौन सा वोट हमें मिल सकता है, कौन सी परिस्थिति है, और इसीलिए उन्होंने टारगेटेड एफर्ट किए वहाँ पे, और उसी तरीके से उन्होंने जीत। प्रशांत किशोर की बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद से कह रहे हैं कि छोटी जीत लिखने से
बड़ा संदेश जा रहा है। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं, प्रशांत किशोर पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, सुरेंद्र स्वामी, पीयूष जी और आशीष श्रीवास्तव जी। आशीष जी के पास मैं वापस आना चाहूँगा। आशीष जी, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, कहते हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कास्ट के आधार पे सारी चीज़ें होती हैं। और अभी जितनी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे एलजेपी रामविलास पासवान हो, सभी अपने अपने इनका एक छोटा छोटा पॉकेट है, एक वोट बैंक है, और उसी वोट बैंक के आधार पे जोड़ तोड़ करके ये सत्ता में बने हुए रहते हैं या विपक्ष में रहते हैं। लोग कह रहे हैं कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि आरजेडी को थोड़ा इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि आरजेडी को विपक्ष वाला जो स्पेस है शायद पीके जो है उस पर ये करेंगे। लेकिन जो नेचर है बिहार की राजनीति का कि जात के आधार पे आपको एक वोट बैंक बनाना पड़ेगा, पीके के साथ वो चीज़ खड़ी दिखती नहीं है। अगर पीके अपनी जात के आधार पे यानी फॉरवर्ड कास्ट का एक वोट बैंक बनाएंगे तो वो बीजेपी को सीधा नुकसान होता, क्योंकि बीजेपी से ही कट के वो चीज़ जाएंगी। क्या आपको लगता है कि पीके जो है अभी जीत गए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो वोट बैंक था वो फॉरवर्ड वोट बैंक था और एक कैलकुलेटिव मूव था इनका, इन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि इतना % वोट होगा तो इतना मुझे मिल जाएगा और मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा। क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके से जीते हैं प्रशांत किशोर, अगले चुनाव में इनकी पार्टी भी उस तरीके से करेगी, या इनका वोट बैंक क्या बनेगा, जो आधार में क्या सारे युवा कास्ट और रिलीजन से अलग होकर के इनको वोट करेंगे डेवलपमेंट के नाम पे, जो बड़ी बड़ी ये बातें करते हैं, या फिर वोट के दिन जो है फिर लोग अपनी जात पे ही आके अटक जाएंगे? देखिए मुकेश जी, मैं पहले भी अपने जो है एनालिसिस में आपसे ये बात कर रहा था कि भारतीय राजनीति को किसी भी एक पहलू में बांध दिया जाना ये बड़ा अनुचित होगा। अभी एक उपचुनाव है और इस उपचुनाव के नतीजे कई अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। इस उपचुनाव में उस तरह का एक राजनीतिक लहर क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जाती है जब वो फुल फ्लेज चुनाव की तरह आते हैं। ना जाति उस तरह से काम करती है और ना ही धर्म उस तरह से काम करता है। यहाँ पर यह था कि जिस तरह से काफी सीनियर हैं सुरेंद्र स्वामी जी, और वो बोल रहे थे तो उनकी जो है कई बातों से मैं एग्री कर रहा था, डिसएग्री होने का अधिकार रखने के साथ। वो जिस तरह से इस बात को कह रहे थे कि लोगों ने जो है एक अवसर देखा, एक नैरेटिव गढ़ा गया और उन्होंने उसके लिए जो है वोट कर दिया। क्या यही स्थिति तब भी बनेगी जब ये जो है पूर्णकालिक चुनाव होंगे? और पूर्णकालिक चुनाव में उस समय पूरा का पूरा एक सिस्टम काम करेगा कि वो जाति के लिए काम कर रहा होगा, वो लहर के लिए, वो धर्म के लिए काम कर रहा होगा, तमाम अलग नैरेटिव्स के लिए काम कर रहा होगा। तब भी क्या प्रशांत किशोर इसी तरह से सामने आएंगे? क्योंकि केवल पढ़ा लिखा छवि होना, केवल युवाओं से संवाद करना, ये सब बहुत अलग बात है। हम लोग को शर्मिला इरोम का एक उदाहरण जरूर सामने रखना चाहिए कि शर्मिला इरोम ने जितना मणिपुर के लिए किया शायद ही कोई किया हो, लेकिन जब वो चुनाव लड़ती हैं तो 90 वोट पर सिमट जाती हैं। प्रशांत किशोर ने सब कुछ किया, लेकिन जब बिहार के चुनाव आते हैं तो हम सबको पता है कि क्या उनकी स्थिति होती है। ये एक उपचुनाव था। इस उपचुनाव में मैं लगातार ये कह रहा हूं कि कहीं न कहीं ये बीजेपी की हार नहीं है, ये बीजेपी की चाल है। जो काम कभी अरविंद केजरीवाल के जरिए किया गया वही काम जो है कहीं न कहीं लोगों का एक गुबार निकालने की कोशिश की गई। मुझे ये भी नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी जो है वो अपना टर्म जो है पूरा करने वाले हैं। उसके पहले जो है वो जरूर उनके जगह किसी और को लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लगातार नैरेटिव्स ऐसे बन रहे हैं। पर साथ में ये भी बात सही है कि बीजेपी की जो अंदरूनी कलह है उस पर भी हमको नजर रखना चाहिए। रविशंकर प्रसाद लंबे समय से नाराज नजर आ रहे थे। नितिन नवीन और रविशंकर प्रसाद वो लगभग एक ही जो है वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते थे और उनकी लड़ाई जो है काफी समय से खुल करके सतह पर आ चुकी थी। तो कार्यकर्ता जो है बीजेपी के कंफ्यूज थे, उस तरह से चुनाव को मैनेज नहीं किया गया जैसे कि बीजेपी करती है। अभी जब सुरेंद्र स्वामी जी बोल रहे थे और वो ये कह रहे थे कि सनातन सनातन सनातन, तो मैं उस बात से बहुत अधिक एग्री नहीं करता हूं। अगर इतना ही सनातन का जोर और इतनी ही सनातन की लहर रहती तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के चंद दिनों के भीतर ही ईवीएम में जो है आग न लगी होती, गुजरात में उनकी ईवीएम के ट्रक न पलटते। आप जो है तमिलनाडु को याद रखते हैं, वहीं बगल में केरल और कर्नाटक में क्या वहां पर सनातनी नहीं है? क्या पंजाब में सनातन नहीं है? कि हिमाचल प्रदेश में सनातन नहीं है? या अयोध्या में सनातनी नहीं रहते हैं? आप चुनाव को किस नैरेटिव पर ले जाते हैं? लोकसभा में क्या वही सनातनी नहीं थे? जब बीजेपी जो है लोकसभा में केवल अगर उत्तर प्रदेश की सीटों के बारे में बात करें तो पूरी तरह से मुंह की खा जाती है।
आपने चुनाव को किस कदर मैनेज किया, क्या नैरेटिव्स चले, क्या उस पर आपने काम किया है, सब कुछ केवल इसी के ऊपर डिपेंड करता है। प्रशांत किशोर का चुनाव जीतना कहीं से भी शुरू से सबको नजर आ रहा था कि बीजेपी अपने अंदरूनी कला में फंसी हुई है। जिस तरह से कैंडिडेट बदल करके एक ऐसे कैंडिडेट को दिया गया कि जब मीडिया उनसे सवाल पूछती थी तो वो वहां से भागते थे, वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो जान और वो जैसे तो ही था इलेक्शन कैंडिडेट बहुत कमजोर है, लेकिन एक दो जो फैक्टर है। मैं आपसे भी पीयूष जी से भी जानना चाहूँगा कि क्या प्रशांत किशोर का बढ़ना, जीतना या और आगे बढ़ना क्या राजनीति में बीजेपी को नुकसान करने वाला है, या बीजेपी एक जो फॉरवर्ड वोटर, क्योंकि उनके पास कोई पॉकेट नहीं है, जो कहते हैं कि जितनी भी पार्टियां काम कर रही हैं रीजनल पार्टियां बिहार में, उनके पास एक छोटा ही सही 6% का वोट परसेंट लेकर के जो चिराग पासवान है वो काम कर रहे हैं, जेडीयू जो है वो करीब 22-23% पे काम कर रही है, उतने ही पे बीजेपी कर रही है, उसी के आसपास जो है आरजेडी भी कर रही है यहाँ पे। लेकिन प्रशांत किशोर के पास वैसा कोई वोट बैंक नहीं है, वो जो भी वोट बैंक से अभी जीते हैं, चूंकि ये जो बांकीपुर उपचुनाव है यहाँ पर फॉरवर्ड क्लास के वोटर ज़्यादा है और वोट भी उन्होंने किया, वोट परसेंटेज कम रहा, इसलिए शायद ये निकल गए। तो ये जो अगर ये बढ़ेंगे तो ये बीजेपी का नुकसान करेंगे, बीजेपी का वोट ही बांटेंगे, या इनका कोई अलग पॉकेट जो यूथ का जो एक वोटर होता है जो कि जात से अलग होकर के, धर्म से अलग होकर के बनता है, वैसा कुछ ये बना पाएंगे पीयूष जी? मुझे ऐसा लगता है मुकेश जी, अभी एक्चुअली पेन बहुत ज्यादा था। जो मुद्दे लगातार एक ओवरवेलमिंग इश्यूज आके खड़े हो गए थे, जो बीजेपी के एडवर्सरी के तौर पे थे, चाहे वो चढ़ावा चोरी हो, चाहे नीट हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे जो हो, एक लगातार ऐसे इश्यूज आ गए थे जिसके कारण जो भी एक कंसर्न्ड वर्ग, जिसको आप एक वोट कार्डर कह रहे हैं बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहा था। और अभी वेंट आउट करने का मौका एक अर्बन स्टेट में उनको वहां पे मिल गया, क्योंकि अर्बन जो वोटर रहता है वो इन सब चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वो मिडिल क्लास भी है। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो एक सवर्ण जात के भी थे, और साथ में 30% जैसे मैंने बताया कि एक यूथ वोटर थे। तो सारे लोगों को जो पेन पॉइंट थे वो दबा दिए गए थे इन लगातार सिचुएशंस के कारण। तो वो यहाँ पे इस तरीके से एक रिफ्लेक्ट हुआ। उसके अलावा जैसे आपने जो आरजेडी और बीजेपी की बात कही, तो मुझे ये जो इलेक्शन है वो बीजेपी के लिए भी अब क्या इसके पीछे स्पेकुलेशन है, ये तो मेरा कहना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उसको तो हम रिवर्स कैलकुलेशन से ही समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑपोजिशन, प्रिंसिपल ऑपोजिशन के तौर पे आरजेडी है, तो और जिस तरीके का उनका वोट शेयर यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीट में ड्रॉप हुआ है, शायद जमानत ही जब्त हो गई होगी, तो यहाँ पे उनको ये समझना होगा कि आप एक मेन ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते आपको ये नहीं है कि आप एक प्रिंसिपल ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी देखे जाए। उसके अलावा बीजेपी यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेसेंट हो गई थी, ये भी साफ दिख रहा है, क्योंकि आपने एक ऐसे जो एक नैरेटिव इनके बारे में चला आ रहा था कि इन्होंने ये कहा कि एक आप कुत्ते को बिल्ली को भी खड़े करेंगे इस सीट में तो हम यहाँ से जीत लेंगे। उस तौर पे एक बहुत ही जूनियर कद के लड़के को, नए लड़के को ला करके खड़ा करने की उन्होंने कोशिश की, और वो भी तब जब एक कैंडिडेट को आप हटा करके उसको एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव के तौर पर पे लाते हैं। तो कहीं ना कहीं वोटर्स को, जो प्रशांत किशोर ये कह रहे थे, वो बात सही लगी कि पॉलिटिकल एरोगेंस बीजेपी में आ गया है। और प्रशांत किशोर ने खुद स्ट्रेटेजाइज किया है मल्टीपल विक्ट्रीज को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, अक्रॉस पार्टीज की, और वो अपने एक सीट पे टोटली कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। उन्होंने जो 252 अड्डे बनाए उसके माध्यम से वो ऑपरेट कर रहे थे। तो एक पॉलिटिकल क्लेवरनेस वो शुरू से दिखा रहे हैं। लास्ट डे, खासतौर से पोलिंग डे पे, जिस तरीके से वो थ्रू आउट मीडिया पे बने रहे, एक ऑप्टिक्स अपना क्रिएट किया, कभी थाने जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उससे भी बीजेपी थोड़ी डिफेंसिव पे रही। और बीजेपी अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को लगा तो रही थी, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की क्लेवरनेस जो है वो काम कर गई। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक चीज़ और भी चर्चा हो रही है पीयूष जी और सुनील जी, मैं आप दोनों से पूछूंगा कि बाकी जितने फैक्टर है सब कोई बात कर रहे हैं, फैक्टर जो ये फैक्टर है भाई, भरत तिवारी वाला फैक्टर भी था, यहाँ पे जंतर मंतर का फैक्टर भी था, सम्राट चौधरी के खिलाफ बहुत एग्रेसिव थे, ये भी एक फैक्टर था। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लग रहा है कि अगर वहाँ पर कैंडिडेट सही होता बीजेपी का, जैसे अजय आलोक की बात हो रही थी, अगर अजय आलोक जैसे, चूंकि वो काउंटर कर सकते थे, जो वैसे प्रत्याशी जो
प्रशांत किशोर को काउंटर कर सकते हैं। अगर उस तरीके के प्रत्याशी होते तो शायद ये लड़ाई कुछ और होती, परिणाम भी कुछ और होते। क्या आपको लगता है सुरेंद्र स्वामी जी कि अगर प्रत्याशी ही केवल मजबूत हम दे देते, अजय आलोक या कोई दूसरा जो कह रहे थे ऋतुराज भी अगर आते तो शायद जो है चीज़ अलग होती, लेकिन किसी भी अच्छे प्रत्याशी को वहाँ पर नहीं दिया गया जो बोल सके। प्रत्याशी भाग रहे थे, सही में मीडिया वाले जब सवाल पूछते थे तो प्रत्याशी बचते नजर आते थे। क्या आप लगता है जो बाकी फैक्टर बाद में, केवल प्रत्याशी अगर आप अच्छा लाते तो शायद ये लड़ाई का परिणाम कुछ और होता? देखिए मुकेश जी, किसी भी इवेंट में बहुत माइक्रो एनालिसिस हम करने में लग जाते हैं ना, तो हम मेन इशू को भूल जाते हैं। माइक्रो एनालिसिस में आप सब इश्यूज को ले लीजिए, कैंडिडेट को ले लीजिए, सबको ले लीजिए, लेकिन असली बात क्या है? असली बात मेन ये है कि 98,000, 98.5 करीब 99,000 वोट मिले थे नितिन नवीन को 25 में। 8% वोटिंग कम हुई। आपको मालूम है कौन लोग हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, बाहर नहीं निकल सकते थे, उन्होंने कहा घर बैठो, वोट नहीं डालने जाएंगे। भाई कुछ ऐसे होते हैं ना जो दूसरे को नहीं डालेंगे, लेकिन भाजपा से नाराजगी है, भाजपा को भी नहीं डालेंगे। तो 8% आपकी पोलिंग कम हो गई। उसके बाद 99,000 वोट में से आपको मिले 44,000 वोट, तो ये 55,000 वोट कहाँ भाग गए? अगर आप 8% ये भी लगा लें कि भाई 99 में 8% घटा दीजिए, 92 रह गए, तो 48,000 वोट कहाँ चले गए भाजपा के? 48,000 वोट शिफ्ट हुए हैं भाजपा के। तो ये, और जनसुराज को 7,000 वोट मिले थे पिछले चुनाव में, अब 64,000 वोट मिले हैं। तो आप इस बात को समझिए। इसलिए मैंने कहा ना कि भाई इधर उधर हमारा एनालिसिस नहीं है। और जहां तक सनातन की बात है, जिस दिन सनातन फुल पे आ जाएगा, हमने कहा कि एक इसमें एक उमंग आ रही है। उमंग का मतलब ये नहीं है कि भाई सारे ही उसमें जुड़ गए हैं, सारे ही जुड़ जाते तो फिर बाकी पार्टियों में भी तो हिंदू हैं। उमंग का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे समाज महसूस कर रहा है और संगठित हो रहा है। संगठित हो रहा है तो उसका परिणाम दे रहा है। जिस बिहार में 15% कुल आप बताते हो सवर्ण समाज है, 18% मुस्लिम है, 16% यादव है, वहां क्यों किक आउट हो गई आरजेडी उस चुनाव में और कांग्रेस? तो आप अपने हिसाब से इसको कैसे भी समझिए, लेकिन हम जिस हिसाब से समझ की वो हमारा एनालिसिस है। प्रशांत किशोर भी आरजेडी टाइप, रीजनल टाइप पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, मुसलमान हिंदू सबको लेके चलना चाह रही है। उस पार्टी को आने वाले चुनाव में कोई भी समर्थन नहीं मिलेगा अगर उसकी यही आइडियोलॉजी रही तो। मेरा पूरा मानना है आने वाले 15 सालों में भारत में जो भी चुनाव होंगे वो सब चुनाव इसी विषय को लेकर के होंगे कि हमको अपनी संस्कृति हिंदुओं को बचानी है, अपनी विरासत बचानी है, अपना धर्म बचाना है, और अब वो झुक के नहीं रहेंगे। लेकिन इस चुनाव में तो प्रशांत किशोर की जीत, स्वामी जी बीच में रोक करके एक सवाल पूछ रहा हूँ, इस चुनाव में तो सनातन को डिवाइड किया है प्रशांत किशोर ने? नहीं, मैसेज दिया है। आप समझे, मैंने आपसे क्या कहा, शुरू में ही कहा कि इससे कोई उसकी पार्टी को बहुत फायदा होने वाला नहीं है आने वाले टाइम में। मैंने ये कहा है कि ये एक मैसेजिंग है कि अगर आप प्यादों को वजीर बनाएंगे और जातीय विद्वेष और इस तरह के हालात पैदा करके चुनाव के गणित बिछाएंगे तो आप हारेंगे। ये एक मैसेज दिया है। दतिया में भी ये एक मैसेज दिया है। दतिया में इसलिए ज्यादा नहीं कहता कि भाई पहले भी नरोत्तम मिश्रा 18 में बहुत मार्जिनल जीते थे, बिल्कुल 23 में वो हार गए थे, तो कांग्रेस की वो सीट थी, पिछले बार भी थी, अब की बार भी थी, लेकिन चूंकि सत्ता में थे, वो सत्ता में थे, तो आजाद समाज पार्टी वहां कैसे खड़ी हो गई? ये मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनको कहना चाहिए था, वो तो मोदी जी का चेला है। जो वो आजाद समाज पार्टी है वो तो उनका चेला है, उनका खड़ा किया हुआ है। उसको क्यों चुनाव लड़ने दिया? इसीलिए चुनाव लड़ने दिया कि बीजेपी का ब्राह्मण वहां से हार जाएगा। ये देखिए वो राजनीति अलग है, उसको वो ये वाली नहीं, लेकिन जैसा आशीष जी जो सवाल कर रहे हैं आपसे, आशीष जी कह रहे भाई यही सनातन तो केरल में भी है, यही सनातन तो हिमाचल में भी है, नहीं, कर्नाटक में भी है, फिर वहां क्यों नहीं ऐसा ऐसे रिजल्ट? धीरे धीरे आप समझिए ना, धीरे धीरे ओवरनाइट। केरल में भी अब अच्छी उनकी धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ी है। और तमिलनाडु में आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि लोकसभा में 13% आए
और हमारे प्रधानमंत्री जी जाके एआईडीएमके से समझौता किए, जो कि खुद एंटी हिंदू पार्टी है, और पेरियार जैसे हिंदुओं को, देवी देवताओं को गाली देने वाले आदमियों का महिमा मंडन किया, पार्टी 3% पे आ गई। बिल्कुल। तो आपको मैंने ये नहीं कहा कि भाजपा कोई बपौती नहीं है। सनातन के खिलाफ जो भी आज बोलेगा, जो भी उसके खिलाफ बोलेगा, वो पार्टी, मुझसे आप लिखवा लीजिए, नए सत्ता में आएगी, रहे तो बाहर जाएगी। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं। बिल्कुल। और अगर मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हैं। आशीष जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मुझे लग रहा है कि दर्शकों को अच्छा लगेगा। मेरा अपना तरीका है। नहीं, ठीक है सर। वो कोई वो ये तो एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे मूड में पूछ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है कि वो आपकी आलोचना कर रहे हैं। नहीं, पूछने में कोई दिक्कत नहीं, मेरी अपनी सोच है, मैं अपने हिसाब से एनालिसिस करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, मैंने बिहार के चुनाव में जब कोई नहीं कह रहा था, मैंने अक्टूबर में जिस दिन चुनाव घोषणा हुए, आप मेरा ट्वीट देख लीजिए, 180+ सीट मैंने वहां लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जी। देखिए, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना जी। चाहता। जो पूरा का पूरा सुरेंद्र स्वामी जी जो है नैरेटिव दे रहे हैं, वो नैरेटिव कोई नया नैरेटिव नहीं है, ना तो उसमें कोई नई चीज सुनने को मिल रही, जबकि आपकी जो है तारीफ के बाद मैं काफी उम्मीद से सुन रहा था और बहुत धैर्य से सुना। ये पूरी तरह से आरएसएस का नैरेटिव है, नथिंग न्यू। ये जितनी सारी बातें की जा रही है, जब ये कह रहे हैं कि सनातन का उमंग है, 2014 में उमंग आता है, 2019 में डाउन हो जाता है। बंगाल में न जाने कैसा वो उमंग था कि उनको जो है वहां पर ईवीएम जलानी पड़ गई। गुजरात में जो है ईवीएम जो है समंदर में पलटनी पड़ गई। लगातार वो चीज राजीव कुमार जैसे ईसीआई को बना करके रखा गया। और क्या इस देश का युवा सनातन ऐसा है कि 10 साल में 95,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए? सनातन को क्या फिर से जो है अब्दुल के बगल में पंचर की दुकान लगाने के लिए बैठाने वाले हैं? किस सनातन की बात कर रहे हैं? सर, वो स्कूल तो इसलिए बंद हुए ना श्रीवास्तव जी, वो स्कूल तो इसलिए बंद हुए कि वहां बच्चे जा नहीं रहे थे। उन स्कूलों को तो मर्ज किया गया। इसमें मेरे ख्याल से इस दोनों को मिलाकर जवाब दिया गया है। देखिए मुकेश जी, मैं ये बीजेपी की तरफ से दिए जाने वाले इस तर्क को जानता हूँ, चूंकि एजुकेशन पे काफी लंबे समय से मैंने काम किया हुआ है। एंड लेट मी क्लियरफाई यू, जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है तो स्कूल में जाने वालों की संख्या बढ़ेगी। आप खुद जो है गवर्नमेंट के आंकड़े उठा करके देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं, अभी नए आंकड़े और आने हैं, उनमें ये बताया जा रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अनम्यूट करें। हेलो। नहीं, मैं हाँ जी, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, नई आबादी बढ़ रही है, तो स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि और ज्यादा स्कूल खोले जाने चाहिए थे। गवर्नमेंट स्कूल को बंद करने का तो आता ही नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े उठा करके देखिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि क्लास 5 तक बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर पिछले 1 दशक में बढ़ी है। 10वीं तक जाते जाते 50% से अधिक बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं। और यह तर्क दिया जा रहा है कि स्कूल को मर्ज कराया जा रहा है। स्कूल को मर्जिंग का मतलब है कि जो बच्चों से स्कूल की डिस्टेंस उसको आपने बढ़ा दिया, तो ये बहुत उल्टा। वहां तो जा भी नहीं रहे थे ना जो स्कूल। मैंने भी देखा नीति आयोग की जो रिपोर्ट है। हाँ, मैं उस तर्क के लिए आता हूं। मैंने भी सर्वे किया, मैं जमीन पर रह करके उसको स्टडी किया हूं। आपने स्कूलों में जो है टीचर नहीं दिए। जो टीचर है आज भी उत्तर प्रदेश में औसतन प्राइमरी, बहुत सारे स्कूल, वहाँ हजारों स्कूल ऐसे भी हैं आशीष जी जहाँ टीचर हैं बच्चे नहीं हैं। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ बच्चे टीचर नहीं हैं। उन्हीं सबको मर्ज किया गया है ना, बड़ा साइंटिफिकली मर्ज किया गया है। बच्चों का एडमिशन पूरी तरह से हुआ हो, जहां पर कि कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां पर कि 100% लिटरेसी हो, 100% बच्चे जो है स्कूल के लिए एनरोल हुए हों और सरकारी स्कूल में बच्चे ना हो। ठीक है आशीष जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर चर्चा करेंगे तो हम भटक जाएंगे रास्ते से। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि 1 लाख स्कूल को बंद करके आप सनातन की वृद्धि करा रहे हैं। आप जो पूरी की पूरी इकोनॉमी देखिए केस शिफ्ट में जा रही है और आप सनातन की वृद्धि करा रहे हैं। सनातन की वृद्धि, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप लगातार परीक्षाएं जो है आपकी, जिस समय अभी भी परीक्षाओं जो है वो लीक हो रही हैं, सनातन के नाम पर क्या आप हिंदुओं को जो है अब्दुल के साथ जो है पंचर जोड़ने के लिए बैठा देंगे? सनातन की उमंग नहीं है। अगर सनातन की उमंग होती तो ईवीएम न जले होते। सनातन की अगर उमंग होती तो राजीव कुमार को इतनी बेशर्मी के साथ बने नहीं रहने दिया जाता। सनातन की अगर उमंग होती, इसमें राजीव कुमार की बेशर्मी कहाँ आती है आशीष जी? आशीष जी, आपके पास कोर्ट का दरवाजा खुला है।
अगर राजीव जी ने कुछ गलत किया है तो आप कोर्ट पे जा सकते हैं, ऐसी कोई बात है। राजीव जी ने जो किया मुकेश जी, कोर्ट में कौन जाएगा? ये भी बहुत ये- कमजोर तर्क है। कोर्ट में कैसे जाएगा? कोर्ट में क्या कभी भी किसी सरकार के खिलाफ? चलिए सुरन जी से एक बार, सुरन जी भी आपकी बात सुन लें। सुरन जी क्या मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। जी, जवाब जी। क्या है, मैं तो अपनी बात कहना चाह रहा जी। हूँ। मैं जवाब देने वाला कौन होता हूँ? मेरा ये कहना है कि ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, देश गर्त में जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, ईवीएम फेंकी जा रही हैं, सब है। फिर जनता जिसको वोट देती है प्रजातंत्र में, इसका मतलब है कि आपके जिन मुद्दों को लेके आप चर्चा कर रहे हैं उनका उन पे कोई असर- 7 बजे बिहार में अगर उनका असर होता 8% से ज्यादा वोट आशीष वृद्धि हुई थी। आशीष जी आशीष जी बाद में आ जाएंगे, बीच में मत बोलिए प्लीज। आप जो तर्क दे रहे हो वो तर्क आंकड़ों के आशीष जी हिसाब से बीच में बोलिएगा, कोई किसी को नहीं मैं सुनेगा। कह रहा आपको हूं, मैंने पूरा मैं तो कहता हूं आपकी बात मतलब नहीं बिल्कुल है ना। सही है। ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि सुरेंद्र स्वामी जी जितना तर्क दे रहे हैं वो सिर्फ एक नैरेटिव है जो संघ लगातार देता चला आ रहा है। नहीं एक ठीक है, अब मैं आपकी बात समझ गए, आपकी बात समझ गए। एक बार सुरन जी को सुनते हैं जी। मेरी बात आप सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं मुकेश जी कि सब बातें सही हैं जो आशीष जी कह रहे हैं, फिर भी जनता क्यों नहीं वोट दे रही है? यही तो विषय है। एक वही तो और करें कि दुनिया में एक निष्पक्ष है। चुनाव नहीं, करा नहीं, लीजिए ना। अरे आप ये बीच में नहीं निष्पक्ष चुनाव बोलिए। कैसे नहीं है पूरी सर? बात कहने आप देंगे। चुनाव पे भी सवाल पूरी उठा बात देते ही हैं। नहीं कहने देंगे, फिर फायदा क्या होगा? तब तो आप, अगर आप नहीं जीते तो सारे चुनाव खराब है, जहां जीत के वहां चुनाव अच्छे हैं, फिर तो वही बात हो गई। लॉजिक दे रहे हैं, एक पॉपुलर आर्गुमेंट नहीं, ये आर्गुमेंट तो आशीष जी, ये आर्गुमेंट तो गलत है कि फिर आप निष्पक्ष चुनाव, क्या चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे? अगर चुनाव निष्पक्ष तो केरल में भी तब बीजेपी होती, तमिलनाडु में भी बीजेपी होती, कर्नाटक में भी बीजेपी होती, हिमाचल में भी बीजेपी होती। अगर निष्पक्ष चुनाव अगर नहीं होता, अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होता तो सब जगह दूसरी की सरकार क्यों बनती? बीजेपी पूरे देश में शासन करती। मैनेज करने की बात कही है। नहीं चलिए, ये तो वही बात विपक्ष वाली बात हुई, ये बेस सिर पैर वाली बात है। हमारे पास समय की कमी है। पीयूष जी के पास में आखिरी, यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ठीक है, मैं पीयूष जी के पास आखिरी कमेंट के लिए जाऊंगा। पीयूष जी, आपने आशीष जी को भी सुना, सुरन जी को भी सुना। मैं चाहता हूं हमारे पास आखिरी कमेंट है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा डबल एज सोर्ड है कि आप जिस तरीके से उसको उपयोग करना चाहें उस तरीके से आप उपयोग करके अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं इस कंटेक्स्ट में। दूसरा, आप इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हो, उनको आप यदि चैलेंज करेंगे, उनके हमेशा उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करेंगे, तो कभी भी कोई चीज जो है आपको भरोसेमंद तो उनके द्वारा की हुई लगेगी नहीं। जहां तक बात ये आपने जो सारे मुद्दों के बाद सनातन वाली बात पे यदि आप चाह रहे हैं मेरा ओपिनियन, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक परमानेंट इसका एक विंडफॉल तो बना हुआ है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे एक शिफ्ट तो आ चुका है। जहां तक बात ये प्रशांत किशोर वाली बात की रही, जिसपे आप बीजेपी के ऑल्टरनेटिव के तौर पे कह रहे थे, तो बीजेपी के एक ऑल्टरनेटिव जो कि नहीं देना चाहते आरजेडी के वोट, अर्बन वोटर्स, उनके पास एक बीजेपी का एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी बन के प्रशांत किशोर निकले हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, ये एक सिंगल सीट का मैंडेट है और प्रशांत किशोर हर सीट में नहीं हो सकते। एक सीट में थे तो वो बहुत हेवी कारपेट बॉम्बिंग करके बिल्कुल ऑप्टिक्स ठीक है सर, हमारे पास क्रिकेट समय की कमी है, वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है बार बार। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र स्वामी जी आपका, पीयूष जी आपका, राशिद श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बातें साझा की। लेकिन बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर ने जीत हासिल करके जो संदेश दिया है वो संदेश तो है, लेकिन इस संदेश को ये नहीं समझना चाहिए कि अब प्रशांत किशोर बांकीपुर जीत गए तो शायद बिहार में भी आपको वही मैंडेट मिल जाएगा। क्योंकि बिहार में राजनीति की जो लहर है, राजनीति जिस तरीके से होती है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, उसमें प्रशांत किशोर का इक्वेशन कहीं पर फिट बैठता नहीं है। अभी बांकीपुर में उनका इक्वेशन जरूर फिट बैठा, क्योंकि जिस वोटर को वो टारगेट कर रहे थे उन वोटरों ने इनको वोट दे दिया। लेकिन बिहार की राजनीति में, यूपी की राजनीति में शायद उनका ये फार्मूला काम ना आए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।